जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीडीपी में हम कोहल वर्ग को देखेंगे। इनके नैतिक विकास के सिद्धांत से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ इनके नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। आगे इससे बनने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि नैतिकता की समझ व्यक्ति में चरणों के माध्यम से विकसित होती है, जिसमें सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता उम्र के साथ बदलती रहती है। कोहल वर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताते हैं कि व्यक्ति में जो नैतिकता का विकास होता है या उनमें जो सही और गलत के निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, यह उम्र के साथ बदलती रहती है। अर्थात कि अलग अलग चरणों में नैतिकता का विकास होता है और यह जो चरण होते हैं, इन चरणों को न तो बदला जा सकता है न ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले नैतिक विकास पर रिसर्च जीन पियाजे ने शुरू किया था। पियाजे ने देखा उम्र के साथ साथ बच्चों में सही और गलत के प्रति जो चिंतन है वह चेंज हो रहा है, वह बदल रहा है। फिर पियाजे की रुचि इस बात को जानने में ज़्यादा हो गई कि उम्र के साथ साथ और कैसे कैसे चिंतन में परिवर्तन होता है, जिससे पियाजे ने अपने नैतिक विकास के रिसर्च को अधूरा छोड़कर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में काम करने लगे और अपना विस्तृत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास पर सबसे पहले यदि काम किसी ने शुरू किया था तो जीन पियाजे ने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बच्चों में उम्र के साथ साथ उनमें सही और गलत के निर्णय लेने की जो क्षमता है वह जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है, वह बदल रहा है समय समय पर। फिर इस तरफ जो है जीन पियाजे का ध्यान आकर्षित हुआ और वह इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे वह उम्र के साथ साथ व्यक्ति कैसे सोचता है उसके चिंतन में भी परिवर्तन हो रहा था, इसलिए जीन पियाजे ने उसके चिंतन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और आगे चल कर के इस तरह जीन पियाजे अपना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लेकर आए। नैतिक विकास के सिद्धांत को अधूरा इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। पियाजे की अधूरी रिसर्च को देखकर ही कोहल वर्ग ने नैतिक विकास पर अपनी रिसर्च प्रारंभ की और अपना खुद का नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोहल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, यह प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो पियाजे से इनको यह प्रेरणा मिली थी। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास व्यक्ति की उम्र से नहीं बल्कि उसके तर्क और निर्णय क्षमता से होता है। कोहल वर्ग ने कहा कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिक विकास होता है यह उम्र के बदलने से नहीं होता बल्कि उसके तर्क और निर्णय लेने की क्षमता से होता है। इसके लिए कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को समझने के लिए, तर्क और क्षमता को समझने के लिए यह एक स्टोरी लेकर के आते हैं, जिस स्टोरी को हेंज की स्टोरी भी कहा जाता है। यह जो हेंज की स्टोरी लेकर के आते हैं कोहल वर्ग, इसी हेंज की स्टोरी की मदद से यह अपना नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित करते हैं। यह स्टोरी क्या है? पूछा जाता है कि कोहल वर्ग का हिंज स्टोरी क्या है। इसमें एक व्यक्ति होता है हिंज, जिसका नाम होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है। वह अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल में दवा कराने के लिए जाते हैं। जहाँ पे जो दवा का खर्च होता है, वो जितना पैसा लगता है हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। फिर वो कुछ पैसों को इकट्ठा करते हैं, फिर भी उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वह उसका इलाज करा सके। फिर जो है हिंज ने क्या किया कि दवा को उसने चोरी कर लिया और दवा को चोरी करके वो अपने पत्नी को दे देता है। तो यहाँ पे अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हिंज ने अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए दवा का जो चोरी किया, यह सही था या गलत था? क्योंकि नैतिकता जो होती है वो तर्क और निर्णय लेने की क्षमता से होता है। नैतिकता जो होती है सही और गलत के निर्णय से नहीं बल्कि सही और गलत के निर्णय के पीछे जो तर्क होता है, उस तर्क से नैतिकता
आती है। तो यहाँ पे सही और गलत के निर्णय के पीछे जो तर्क है, इसी को जानना चाहते थे कोहल वर्ग, और ये हिंज की स्टोरी को लेकर के कई लोगों के समक्ष जाते हैं और उनसे यह स्टोरी बताते हैं और फिर अंत में प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि हिंज ने सही किया या गलत किया। तो लोग इसके पीछे जो अपना तर्क देना शुरू करते हैं, उसी से जो है हिंज ने नैतिक विकास के सिद्धांत को डेवलप किया और इसके 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण लेकर के ये आते हैं। कोहल वर्ग कहते हैं कि विकास जो होता है वो क्रमिक होता है, अर्थात कि जो नैतिक विकास होता है यह क्रमिक होता है। इसमें जो इन्होंने चरण बताए, वह चरण इन्होंने कहा कि यह क्रमबद्ध है, एक के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा चरण आएगा। किसी चरण को अदला-बदली नहीं किया जा सकता और न ही किसी चरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। चरण न तो छोड़े जा सकते हैं और न ही बदले जा सकते हैं। यह कोहल वर्ग के अनुसार था कि जो नैतिक विकास होता है यह क्रमिक होता है। आइए देखते हैं कि नैतिक विकास के चरण कौन-कौन से हैं। कोहल वर्ग का सिद्धांत 3 मुख्य स्तरों में विभाजित है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। जिस प्रकार पियाजे का मानना था कि सभी लोग संज्ञानात्मक विकास के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते, उसी प्रकार कोहल वर्ग का मानना था कि हर कोई नैतिक विकास के उच्चतम स्तर तक प्रगति नहीं कर सकता। यह कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उच्चतम स्तर से मेल खाता था। पियाजे का भी मानना था कि संज्ञानात्मक विकास अर्थात बुद्धि के विकास में लोग सबसे उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार कोहल वर्ग भी मानते थे कि नैतिक विकास के उच्चतम स्तर तक हर कोई प्रगति नहीं कर सकता। इन्होंने नैतिक विकास को समझाने के लिए अलग-अलग एज में, अलग-अलग अवस्था में, अलग-अलग समय पर जो तर्क विकसित होते हैं, उसके आधार पे कोहल वर्ग ने 3 मुख्य स्तरों में नैतिक विकास के चरण को विभाजित किया और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण इन्होंने बताए हैं। इस तरह से कुल 3 स्तर और 6 चरण इन्होंने बताए हैं। इस तरह से कुल 3 स्तर और 6 चरण इन्होंने बताए हैं। तो आइए एक-एक करके हम देखते हैं और इसे उदाहरण से समझते चलेंगे। क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीटेट, DSSS या KVS जो भी एग्जाम आप देते हैं, इनके स्तर से और चरण से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह 4 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों में होता है। जो पूर्व परंपरागत स्तर है, यह 4 साल से 10 साल के बच्चों में देखा जाता है। इसमें जो पहला है चरण 1 है आज्ञा और दंड। इसे हम आज्ञा और दंड कहते हैं। बच्चा नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करता है ताकि सजा से बच सके। यहाँ पे जो आज्ञा और दंड है, ये नैतिक विकास का पहला चरण है। यहाँ पे बच्चों के अंदर जो तर्क या क्षमता जो विकसित होती है, वो इस आधार पे विकसित होती है कि यदि मैं किसी कार्य को नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगा। तो सज़ा से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। ये चरण 1 है। जैसे कि एक विद्यालय में और शिक्षकों ने कह दिया बरामदे में कक्ष के सामने कोई भी विद्यार्थी नहीं दौड़ेगा। तो अब कोई विद्यार्थी जो है बरामदे में, दालान में नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पहले यह जानकारी मिल चुकी है कि यदि वो दौड़ेगा तो उसे दंड मिलेगा। तो दंड से, सजा से बचने के लिए बालक दालान में नहीं दौड़ रहा है। इस प्रकार कोई भी काम बच्चे करते हैं, यदि पहले उन्हें यह जानकारी दे दिया जाता है कि यदि वो यह काम करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा, तो बच्चे उस काम को करने से बचते हैं। यह किस चरण में आता है? यह नैतिक विकास का चरण पहला है, जिसे आज्ञा और दंड कहा जाता है। जैसे अगर मैं पकड़ा गया तो मार पड़ेगी। बच्चे यदि गलती करते हैं तो उनके मन में यह तर्क विकसित होता है कि यदि मैं पकड़ा गया यह गलती करते हुए तो मार पड़ेगी या सज़ा मिलेगी। इस डर से वह किसी गलत कार्य को नहीं करते हैं। यही है आज्ञा और दंड। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए और पूछा जाए कि यह नैतिक विकास के किस स्तर और किस चरण में आता है, तो यह पहले स्तर में आता है, जिसे हम पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। यह 4 साल से 10 साल के बच्चों में होता है। इसमें पहला जो चरण है आज्ञा और दंड, इसके अंतर्गत इस प्रकार के उदाहरण रखे जाते हैं। इसी स्तर में जो दूसरा चरण है उसे हम साधनात्मक उद्देश्य बोलते हैं। इसे हम व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए बताते हैं कि बच्चा अपने व्यक्तिगत फ़ायदा या ज़रूरतों के लिए सही गलत का फैसला करता है। जैसे इस चरण में बच्चों के अंदर इस तरह का नैतिक विकास होता है कि बच्चे कहते हैं कि यदि तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे यदि तुम मुझे अपना टिफ़िन दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ खिलाऊँगा। तो इस प्रकार से बच्चे जो अदला-बदली की भावना उनके अंदर जो तर्क विकसित होता है,
इसी को चरण 2 में रखा जाता है साधनात्मक उद्देश्य में। बच्चे इसमें जो भी निर्णय या तर्क या क्षमता लेते हैं वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। जैसे मैं यह काम करूँगा यदि तुम मुझे वो दोगे। जैसे घर के बड़े लोग मम्मी-पापा या कोई बड़ा लोग अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो या ये चीज़ ला दो मेरे लिए। तो बच्चे क्या कहते हैं, मैं आपको पानी तभी दूँगा जब आप मुझे चॉकलेट दोगे या आप घुमाने के लिए ले चलोगे। तो इस तरह के बच्चे जो व्यक्तिगत फ़ायदे अपने किसी भी कार्य में व्यक्तिगत फ़ायदे का तर्क लगाते हैं, तो यह चरण 2 होता है जिसे हम साधनात्मक उद्देश्य कहते हैं। एक उदाहरण और समझते हैं कि विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उसमें कुछ साइकिल से भी जाते हैं, कुछ पैदल भी जाते हैं। अब यदि कोई बच्चा जो है पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है और दोनों एक ही पास-पड़ोस में रहते हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह सकता है कि ये मैं तुम्हें अपने साइकिल पे बैठा के ले चलूँगा, यदि क्लास में तुम मुझे अपने पास में बैठने के लिए जगह दोगे। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, ये चरण 2 में आते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक तर्क के आधार पर जो है इसे रखा जाता है, जिसे हम साधनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए यहाँ पे कोई डिसीज़न, कोई निर्णय लिया जाता है। आगे आता है दूसरा जो है स्तर है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर क्या होता है? यह 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। 10 से 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इनमें परंपरागत स्तर का विकास होता है। चरण 3 इसमें आता है। चरण 3 में क्या है कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनो। इस तरह का बच्चों के अंदर तर्क विकसित होने लगता है। अच्छा लड़का बनना या अच्छा लड़की बनने का तर्क उनके अंदर विकसित होने लगता है। किस लिए? सामाजिक स्वीकृति को पाने के लिए, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। बच्चे अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के गुण को विकसित करने लगते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए सही काम करना। जैसे कि यहाँ पर बच्चे दूसरे को देख कर के उसका अनुकरण ज़्यादा करते हैं। बच्चे देखते हैं कि एक दूसरा बच्चा है, जो कार्य कर रहा है, लोग उससे बहुत खुश हैं, उसके माता-पिता बहुत शाबाशी देते हैं, शिक्षक उससे बहुत खुश रहते हैं। तो दूसरे बच्चे उसी को देख कर के उसी के जैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसी का वहाँ पे नकल करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसे भी क्या कहेंगे? अच्छा बोलेंगे, लोग उससे भी क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो इस तरह के सामाजिक स्वीकृति पाने और दूसरों को खुश करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यह क्या होता है कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना कहलाता है। यह परंपरागत स्तर के चरण 3 में रखा जाता है। चरण 4 में आता है इसमें कि कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है यहाँ पे कि समाज के बनाए नियम और व्यवस्था का पालन करना, क्योंकि यह कर्तव्य है। वह समाज के बनाए गए नियमों और व्यवस्था का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद से यह तर्क विकसित होता है। वह समझते हैं कि सामाजिक नियमों का और व्यवस्था का पालन करना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से वो सामाजिक नियमों को नहीं तोड़ते, भले ही वह नियम उनके लिए उनके फ़ायदे में नहीं है, फिर भी जो है वह सामाजिक नियमों को पालन करते हैं, उसकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यह इनका नैतिक ज़िम्मेदारी है, यह इनका कर्तव्य बनता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें। तो इस तरह का जो नैतिक तर्क होता है, यह परंपरागत स्तर के अंदर रखा जाता है। अगला जो तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर होता है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह 13 साल या इससे ज़्यादा के बच्चों में देखा जाता है। इसमें चरण 5 और चरण 6 को रखा जाता है। चरण 5 जो है वो सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियमों के बीच संतुलन बनाना। कानून बदल सकते हैं यदि वे न्याय संगत न हो। जैसे कि पीछे आपने देखा कि यहाँ बच्चे कानून और व्यवस्था में क्या सोचते थे कि यदि कोई ऐसा कानून है जो बच्चों के व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं है या उनके हित में नहीं है, फिर भी वो सामाजिक नियम और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य समझ करके लोग उसका पालन करते थे और सामाजिक नियम और व्यवस्था को बनाए रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि वे उनके लिए न्याय संगत नहीं है, तो वे इस तरह के तर्क उनके अंदर विकसित होता है कि वो कहते हैं कि कानून को बदले जा सकते हैं। यदि वे हमारे फ़ायदे के लिए या लोगों के हित में यदि वो नहीं है, तो ऐसे कानूनों में बदलाव किया जा सकता है। यह कहलाता है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के नियमों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। यदि वे न्याय संगत हैं, तो वह चलते रहना चाहिए। यदि वे न्याय संगत नहीं है, तो ऐसे कानून बदले जा सकते हैं। इस तरह का जब तर्क विकसित होता है, तब यह चरण 5 के अंतर्गत आ जाता है। इसे उत्तर परंपरागत अवस्था में देखा जाता है। 13 प्लस बच्चों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। चरण 6 जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। यहाँ पे जो
अब तक के जितने आपने चरण पढ़े हैं, इसमें जो सबसे उच्चतम स्तर है नैतिक विकास का, यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, जिसको चरण 6 बोलते हैं। यह उत्तर परंपरागत अवस्था के ही अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत विवेक और न्याय, समानता, मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना, जैसे कि महात्मा गांधी के विचार, स्वामी विवेकानंद के विचार और अन्य दार्शनिकों के जो विचार हैं, और इन सभी लोगों के विचारों को, इन सभी लोगों के जीवन दर्शन को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर न्याय, समानता, मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत विवेक से जो निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो है चरण 6 के अंतर्गत आता है उत्तर परंपरागत अवस्था में। आगे हम देखेंगे कि सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जो है नैतिक विकास होता है यह क्रमिक होता है। हर व्यक्ति इसी क्रम में इन्हीं चरणों से गुजरता है, हालांकि सब उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते। बालक की नैतिक समझ संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है, तो बालक की जो नैतिकता का जो विकास होता है यह उसके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तर्क पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति कैसे सोचता है, न कि क्या करता है। व्यक्ति क्या करता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, इसके बारे में सोचा जाए। इसी को तर्क कहा जाता है। नैतिकता की समझ व्यक्ति में चरणों के माध्यम से विकसित होती है, जिसमें सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता उम्र के साथ बदलती रहती है। आइए अब देखते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत से बनने वाले जितने प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में DSSB, KVS और सीटेट में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक तर्क, शारीरिक विकास। तो कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक तर्क पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4, 5। कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? तो नैतिक विकास के कुल 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं? तो कोहलवर्ग ने अपने नैतिक विकास के 3 स्तर में कुल 6 चरण की इन्होंने बात किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे क्या है कि दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? दंड और आज्ञा का पालन करना, यह किस स्तर में आता है? परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत और सामाजिक स्तर। किस में आता है? तो दंड और आज्ञाकारिता आता है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। अच्छा बालक, अच्छी बालिका अभिविन्यास किस स्तर में आता है? तो अच्छा बालक और अच्छी बालिका का जो है यह किस में आता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत या सार्वभौमिक स्तर। तो अच्छा बालक या बालिका का जो इस तरह का जो तर्क विकसित करना होता है, यह किस में आता है? परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। सामाजिक अनुबंध चरण किस स्तर से संबंधित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध किससे संबंधित है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत, नैतिक भावना स्तर। तो सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों आते हैं उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर का चरण है? कानून और जो व्यवस्था है ये किस स्तर का चरण है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या नैतिक भावना स्तर। तो कानून और व्यवस्था जो है यह परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसे हम कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। अब आता है कि कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? व्यवहार, भावना, तर्क, आदत। तो यहाँ पे कोहलवर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है ये तर्क से संबंधित है। कोहलवर्ग का नैतिक सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक अधिगम। तो कोहलवर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। हिंज दुविधा का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया था? जो हिंज की कहानी आपने सुना, यह किसके लिए जो है कोहलवर्ग ने बताया था? क्या चीज़ का अध्ययन करने के लिए बताया था? बुद्धिमापन, व्यक्तिक अध्ययन, नैतिक तर्क अध्ययन, स्मृति परीक्षण। तो यह नैतिक तर्क के अध्ययन करने के लिए इन्होंने जो है इस कहानी को लोगों के सामने रखा था।
पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होता है? पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होता है? सामाजिक नियम, आत्मनियंत्रण, दंड और पुरस्कार, नैतिक सिद्धांत। तो पूर्व परंपरागत स्तर में जो नैतिकता होती है वो किस पर आधारित होता है? दंड और पुरस्कार और व्यक्तिगत फायदे पर आधारित होता है। सामाजिक स्वीकृति को महत्व देना किस स्तर की विशेषता है? सामाजिक स्वीकृति को महत्व देना किस स्तर की विशेषता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत या व्यक्तिगत स्तर? तो सामाजिक स्वीकृति को जो है महत्व देना, ये किस पर आधारित है? यह परंपरागत स्तर पर आधारित होता है। इसके बाद से आता है उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति किससे सर्वोपरि मानता है? उत्तर परंपरागत स्तर में किसे सर्वोपरि माना जाता है? दंड, सामाजिक प्रशंसा, नैतिक सिद्धांत, व्यक्तिगत लाभ। तो यहाँ पे जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है इसे उच्चतम माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। 14वां जो क्वेश्चन है कि कोहलवर के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, उल्टी, क्रमिक, अस्थायी। तो कोहलवर के अनुसार नैतिक विकास की जो प्रक्रिया कैसी होती है? तो यह क्रमिक होती है, क्योंकि चरण न तो बदले जा सकते हैं न ही आगे बढ़ाए जा सकते हैं। जो नैतिक विकास का जो क्रम होता है यह चरणबद्ध तरीके से क्रमिक होता है। 15वां है कोहलवर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? स्किनर, बंडूरा, पियाजे, फ्रायड। कोहलवर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो कोहलवर ने किसके सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और अपना जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था अपने अध्ययन के अनुसार? तो यह पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाए थे। तो कोहलवर का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित था। इस तरह आज के इस सेशन में कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत से बनने वाले सारे प्रश्नों को आपने देख लिया और इनकी व्याख्या को भी समझ लिया है। इससे बनने वाला एक भी प्रश्न अब आपका गलत नहीं होगा यदि इस पूरे वीडियो को आपने देखा है और समझा है। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे सीटेट पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।